कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व के बारे में, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। जैसा कि आपको पता है यूपी एनएचएम का जो आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है, 17,291 पोस्ट के लिए। उसमें एनएम का जो आपका सिलेबस है उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे प्रभावित करता है हमारे शरीर को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के ऑलरेडी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर इस चैप्टर के आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाई देंगे, आप उसको कर लीजिएगा। तो पहले मैं सलाह दे रहा हूं, पहले आप इस थ्योरी क्लास को लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इस थ्योरी के इस क्लास के लीजिए, क्योंकि आप थ्योरी जब पढ़ लेंगे तो आपको पता होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहा है और कैसे आपके हो रहा है और कैसे करेंगे। ठीक है, जब तक आप थ्योरी नहीं लेंगे तब तक आप एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन करेंगे वो गलत कर जाएंगे, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप जो भी हमारे 10-15 मिनट की थ्योरी क्लास होती है इसको अटेंड कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन भी आपको करवा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम में आना है, वो भी आपकी यूपीएनएचएम की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं क्या होता है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य के निर्धारक शब्दावली को 1970 के दशक में पेश गया, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक से आशय उन कारक से। इससे मालूम मैं बताता हूँ कि स्वास्थ्य के निर्धारक होते क्या हैं। वे फैक्टर, वे कारक जो हमारे शरीर पर नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में शरीर को प्रभावित करते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व होते हैं। जैसे कि बच्चा कैसे होता है, परिवार में जन्म लेता है तो परिवार का कुछ फर्क पड़ता है, समाज का कुछ फर्क पड़ता है, कुछ एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है, तो ये हमारे क्या होते हैं, निर्धारक तत्व होते हैं। और उनका शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या अनुकूल प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव वे में पड़ता है या निगेटिव वे में पड़ता है, उन्हीं तत्वों के बारे में बात करेंगे। जनरली क्या होता है ये हम थोड़ा समझाएंगे, आप लोग बिल्कुल कर ले जाइएगा, देखिएगा कितना आसान होता है। तो स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व से आशय उन कारकों से है जो हमारे शरीर को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मैंने बता ही दिया, स्वास्थ्य कई कारकों का परिणाम है, जिसमें आनुवंशिक, जैविक, सामाजिक, यानी कि आनुवंशिक जैविक क्या है, मतलब परिवार समझ लीजिए। ठीक, और जैविक कहने का मतलब कि आपके शरीर जो भी क्रियाएं होती हैं जैविक, चाहे अपचयी क्रिया हो गई, कोई भी क्रिया होती है वो हमारी जैविक के अंतर्गत आती है। और सामाजिक मैंने बता दिया कि आप अगर समाज में रह रहे हैं कि वहाँ कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है जो आपको प्रभावित करता है। यही सब चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या उनके निर्धारित तत्व होते हैं। व्यक्तिगत जीवन शैली आपकी, यानी कि पर्सनल शैली कैसी है, इत्यादि शामिल होते हैं। इन निर्धारकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम अब क्या करेंगे, अब नीचे कैटेगराइज किया गया है कि कैसे हमारे जैविक होते हैं, कैसे हमारे सामाजिक होते हैं, कैसे हमारे जो भी हैं पर्यावरणीय होते हैं, कैसे हमारे निर्धारित तत्व होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा दिया है वो दिया है हमारा जैविक निर्धारक, यानी कि ऑर्गेनिक डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्या होता है, जैविक निर्धारकों में हमारी आनुवंशिक संरचना शामिल है। ठीक है, अनेक भौतिक व मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का निर्णय आनुवंशिक जानकारी से होता है जो हमें अपने माता पिता से मिलती है। यानी कि जैसे मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, कुछ जो लक्षण होते हैं हमको अपने माता पिता से मिलते हैं, और कुछ बीमारियां भी होती हैं जो हमको माता पिता से मिल जाती हैं, आनुवंशिक होती हैं। जैसे क्या होता है, एक हीमोफीलिया बीमारी होती है, हीमोफीलिया बीमारी होती है जो ये क्या होती है, आनुवंशिक होती है, ये माता पिता से होती है, और इसका जो वाहक होती है वो मम्मी होती है, यानी कि माता होती हैं, माता जी होती हैं। हीमोफीलिया का जो वाहक होती हैं वो माता जी होती हैं। तो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमको आनुवंशिक रूप में मिलते हैं, आनुवंशिकता का नियम का पालन करते हैं और हमको प्राप्त होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। जैसे यहाँ पर बता भी दिया है कि कई रोग जीन से संबंधित होते हैं, यानी कि जो रोग होते हैं वो जीन से संबंधित होते हैं। हीमोफीलिया जैसे हो गया, मैंने बता दिया ये आनुवंशिक होता है, यानी कि मम्मी पापा से हमको मिलता है, लेकिन इसका जो वाहक होती है वो मम्मी होती हैं। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हीमोफीलिया का वाहक होती हैं कौन होती हैं, माता पिता या तो दोनों या कोई नहीं, तो वहाँ पर आंसर आप करिएगा महिला होती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर जो भी दिया था वो सही हो जाएगा। जैसे विसंगतियाँ हो गई, चयापचय की त्रुटियाँ हो गई, मानसिक मंदता हो गई। मानसिक मंदता, जैविक मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, चाहे पाचन क्रिया हो, चाहे उत्सर्जन क्रिया हो, चाहे जो भी क्रिया हो, चाहे पचयी क्रिया हो, ये हमारे जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कारक मानव शरीर में वृद्धि, विकास एवं रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, इनसे मानव रोगों की प्रकृति का मस्तिष्क की प्रखरता निर्धारित होती है। लंबाई, हार्मोन्स, एंजाइम इत्यादि जैविक कारकों में आनुवांशिक परिवर्तन स्वास्थ्य का परिवर्तन, यानी कि इससे कुछ हमारे अंदर क्या होते हैं,
हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, कुछ हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, एंजाइम्स एक्टिव होते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, और वो क्या है, वो जैविक विकास का काम करते हैं। जैसे क्या होगा, आपके शरीर में अग्न्याशय में इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, अगर वो नहीं स्रावित होता तो शुगर हो जाती है। तो क्या है, आपके कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तो क्या हुआ, निगेटिव वे में, जैसे कि आपके शरीर में जब इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो वहाँ पर शुगर हो जाता है। तो क्या हुआ, वो जैविक क्रिया के थ्रू इंसुलिन का स्राव नहीं हुआ, हुआ नहीं तो उससे क्या हुआ, आपका शरीर इफेक्ट कर गया, आपके शरीर को शुगर हो गया, आपको पेशेंट को शुगर पेशेंट हो गए, तो आपको क्या हुआ, आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं वो निगेटिव वे में डिफेक्ट किया। ठीक है, ये हमारा होता है स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व। आप समझने की कोशिश करिएगा, चीज़ों को जब रिलेट करेंगे तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, अन्यथा आपको कठिन लगेंगी, आपको बोर लगेगा। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप आज से नया कॉपी पेन बनाइए और वहाँ से स्टार्ट करिए, और बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना है। बिल्कुल क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। जो आपको चीज़ें आती हैं उनको कभी भी नहीं लिखना है, और जो आती नहीं है उन्हें नहीं लिखना है, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट और एकदम छोटा छोटा नोट बनाना है। बिल्कुल हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, क्योंकि हैवी और लेंथी जब नोट बनाएंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। जब पढ़ने बैठेंगे तो कहेंगे हाय मुझे तो इतना ज़्यादा पढ़ना है। तो आपके समय आपका क्या होता है, जो माइंड होता है उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है, कितना मुझे पढ़ना है, थोड़ा बोर लगने लगता है। इसलिए आप बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाइए, एकदम सटीक नोट बनाइए। नहीं देखेंगे क्या है, यहाँ पर सामाजिक निर्धारित तत्व की बात करी मैंने पहले पढ़ा था जैविक में, अब पढ़ेंगे सामाजिक, यानी समाज में कौन से होते हैं तत्व, या सामाजिक वातावरण कैसा होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है। सामाजिक वातावरण व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे की प्रतिक्रिया करने वाला व्यवहार है, जिसे सार्वजनिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना पड़ता है। ये मान व्यवहार यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवहार में नहीं अपनाया जाए तो सामाजिक दृष्टि में वह अस्वस्थ माना जाता है। यानी कि कुछ ऐसे निर्धारित तत्व होते हैं जो अगर मनुष्य उसे अपनाता नहीं है तो बीमार हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर वातावरण की बात की गई है, तो आप जाड़े में, अब समय जाड़ा का मौसम चल रहा है, तो अगर आप कुछ वूलन कपड़ा नहीं पहनेंगे, यानी कि सर्दी वाले कपड़ा नहीं पहनेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य क्या है, बिगड़ जाएगा। तो क्या है, मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और उसी से हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, वरना आप बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। सामाजिक वातावरण में जो भी व्यक्ति जितनी अच्छी प्रकार से घुल मिल जाता है उसका उतना अधिक स्वस्थ माना जाता है। मैंने बता दिया, जैसे जिस हिसाब से मौसम समाज में चलता है, ठीक है, मौसम में से समाज में मौसम क्या रहता है, आज ठंडी कल जाड़ा गर्मी ऐसे चलता रहता है। तो जो अपने हिसाब से, अपने मौसम हिसाब से अपने को ढाल लेता है या उस अनुकूल कपड़े लत्ते पहनता है तो वो बीमार नहीं होगा, वो स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आदमी स्वस्थ होता है तभी उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो यहाँ पर सामाजिक निर्धारों की 4 व्यापक श्रेणियाँ निम्नवत हैं। देखो सामाजिक, यहाँ पर 4 श्रेणियाँ आप लिख लीजिए। हमारा परिवार, पड़ोस, निर्मित वातावरण, ये हमारी सामाजिक निर्धारक के तत्वों के अंतर्गत 4 श्रेणियाँ कौन सी आती हैं। हमारा परिवार, पड़ोस और निर्मित वातावरण। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। बालक की सामाजिकरण प्रक्रिया के साथ साथ, भैया परिवार के जो परिवार होता है, बालक की प्रथम पाठशाला होती है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो वहाँ पर परिवार था, स्कूल था, समाज था, और भी एक ऑप्शन था। तो ऑप्शन आप फर्स्ट लगाएंगे कि परिवार जो होता है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बालक की सामाजिकरण प्रक्रिया के साथ साथ उसके स्वास्थ्य की देखभाल परिवारजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। पड़ोस एवं परिवार की भांति होता है। बालक के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ खेल कूद की गतिविधियां भी उसके स्वास्थ्य को निर्धारित करती हैं। यानी कि बच्चा जितना खेलता कूदता है उतना ही स्वस्थ रहता है, क्या दिन भर उसकी एक्सरसाइज होती रहती है। तो बच्चे को छोटे पे खेलने दीजिए, रोकिए मत, बस इधर उधर कहीं ना जाए, कहीं उल्टा सीधा ना खेले कि चोट लग जाए, उसको आपको देखना भी है। तो ऐसी गतिविधियां करे, ऐसे वातावरण में रहे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, विकास हो, अच्छे से वृद्धि भी हो। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट देखेंगे, सामुदायिक संदर्भ, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। समुदाय में स्थानीय प्रथाएं, परंपराएं एवं जातीय पूर्व धारणाएं भी स्वास्थ्य के निर्धारकों में गिनी जाती हैं। समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधन एवं पर्यावरण स्वच्छता का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाई कोई भी हो, बालक हो या बच्चा, उसका पर्यावरण पर प्रभाव जरूर पड़ता है। पर्यावरण का, अगर हमारा पर्यावरण दूषित नहीं है तो हम बीमार जल्दी नहीं होंगे, और अगर हमारा पर्यावरण दूषित है तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। आप कानपुर चले जाइए, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपके, अगर किसी को वहाँ का पानी सूट नहीं करता है, वहाँ पर कल्चर यानी कि एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता है, तो वहाँ पर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। मैं कानपुर गया था तो वहाँ पर थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा है, तो कहने का मतलब है वहाँ पर पानी सूट नहीं करता, वहाँ पर
एक प्रकार का क्या हुआ, पर्यावरण ही प्रभाव पड़ा। तो ये हमारा होता है पर्यावरण का, स्वच्छता पर बालक का प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता हो, चाहे बालक हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे वयस्क हो, जो भी हो, पर्यावरण का प्रतिकूल या अनुकूल दोनों प्रभाव पड़ते हैं आदमी के ऊपर, एक इंसान के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक शैक्षिक वातावरण। बालक के स्वास्थ्य पर उसके सामाजिक शैक्षणिक वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसमें शिक्षित वातावरण का सकारात्मक एवं शिक्षित वातावरण को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि शैक्षिक वातावरण, भाई जो पढ़ा लिखा होता है उसका अलग कल्चर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जो कम पढ़े लिखे होता है उनका अलग होता है। ये आप हेडिंग ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता से आशय आर्थिक स्थिति से है। इस स्थिरता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे को संदर्भित किया जाता है। एक अच्छी आर्थिक स्थिति वाला बालक के, देखो यहाँ पर पैसे की बात की गई है, इकोनॉमिक कंडीशन की बात की गई है। जिसकी जितनी ही इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जो लोग गरीब होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए हैं, उनके देखे होंगे उनके घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुपोषित होते हैं। उनके हाथ पैर तो पतले पतले होंगे, उनका पेट आगे की ओर निकला होता है। ये जो हमारा साइन होता है वो हमारा कुपोषण का होता है। देखो आपके यहीं से समझ लीजिए, यहीं से आपका यूपी एनएचएम का जो हमारा सिलेबस है यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि आप बात करेंगे पोषण की, न्यूट्रिशन की, आपका जो काम है, अगर एनएम या स्टाफ नर्स के पद पर चयनित होते हैं तो आपका यही काम होता है कि बच्चों की ध्यान रखना, देखभाल करना, ठीक, यही सब आपका जनरली काम होता है महिलाओं से रिलेटेड। तो आप समझ लीजिए हर चीज़ को जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम कोई हलवा नहीं है। 17,291 पोस्ट में केवल सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स और एएनएम की वैकेंसी नहीं है, इसमें आपकी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य पद हैं। इसलिए आप सोच समझ के चलिए कि आपके पास समझ लीजिए लगभग जो भी 8-9 हज़ार पद होंगे एएनएम और स्टाफ नर्स को मिलाकर। तो आप ज़्यादा परेशान न हो, ये मत सोचें कि पद ज़्यादा हैं कम हैं, ठीक है, तैयारी करते रहिए, अच्छे से निकल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर, वरना बात लंबी हो जाएगी। मैंने बताया कि जिसकी जितनी भी आर्थिक कंडीशन अच्छी होती है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, उसका विकास उतना ही अच्छा होता है। कैसे, मैंने बताया ना, एक जो अच्छे घर का लड़का होता है वो उसका विकास ज़्यादा होता है क्योंकि उसके प्रॉपर हर चीज़ सुविधा मिल रही होती है। लेकिन एक गरीब घर का बच्चा क्या, उसे खाने के लाले पड़े रहते हैं, तो उसका विकास कैसे होगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, हमारे बच्चे के प्रभाव के ऊपर स्वास्थ्य निर्धारक तत्व में शामिल होती है, उसके डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए एक अच्छी स्थिति बालक के स्वास्थ्य को सकारात्मक प्रभाव, जबकि निर्धन की स्थिति पर बालक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बालक के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से उसकी वृद्धि विकास दोनों अवरुद्ध हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो बच्चे का विकास और वृद्धि दोनों अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। पैसे के चक्कर है, पैसा नहीं है कि वो अच्छे से खाना खा पाएँ, अच्छे से कपड़ा पहन पाएँ, अच्छे से रह पाएँ और उनका विकास हो पाए। ठीक है, अतः एक स्वस्थ समाज के लिए उसकी आर्थिक स्थिरता होना, भाई कहने का है कि अगर एक समाज को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी समाज रखना चाहते हैं, हेल्दी सोशल रखना चाहते हैं, तो आप ऐसी सबको इक्वल कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, चाहे जो भी आए देश में, लेकिन इसे सुधार नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा है शारीरिक वातावरण, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। इसके अंतर्गत मनुष्य के शारीरिक गठन एवं उसकी कार्यकुशलता सम्मिलित होती है, जो उसके जीविकोपार्जन के प्रयासों में व्यवहार में दिखाई देती है। इसे आदर्श बनाए रखने में स्वच्छ जलवायु, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं और उपलब्धता, संतुलित आहार, मानसिक स्वतंत्रता आदि की महत्वपूर्ण, यानी कि कहने मतलब है शारीरिक वातावरण ये चीज़ होती हैं। अगर कोई मनुष्य अपने शरीर को मस्त और फिट बनाना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, स्वस्थ जलवायु चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, संतुलित आहार ले चाहिए और हर संसाधन उसे उपलब्ध होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर पानी की आवश्यकता अच्छी हो, उपलब्धता अच्छी हो, ठीक है, जहाँ रह रहा है वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। ये सारे जो फैक्टर होते हैं ये हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं या प्रतिकूल या अनुकूल दोनों प्रभाव डालते हैं। जैसे जब आप कह रहे हैं गंदगी में रहेंगे तो आपका विकास सही नहीं हो पाएगा। जब देखा होगा आपने, जो झुग्गी झोपड़ी में बेचारे रहते हैं उनका विकास सही से नहीं हो पाता, वो बीमार रहते हैं, वो बहुत जल्दी सफ़र कर जाते हैं, उनकी जो लाइफ होती है बहुत छोटी होती है क्योंकि वो जल्दी क्या है, उनका संतुलित आहार नहीं मिल पाता, ना सही से पोषण हो पाता और वो सफ़र कर जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे जब समझ सकते हैं कैसे, मतलब इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है आप जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोषण संबंधी निर्धारक, न्यूट्रिशन डिटरमिनेंट क्या है। पोषण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक आयाम है। ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में पोषण संबंधी विभिन्न चुनौतियां हैं। आमतौर पर एक और जहां शारीरिक श्रम अधिक होता है किंतु प्रोटीन की मात्रा कम उपलब्ध होती है, वहीं दूसरी और शारीरिक श्रम कम होता है किंतु आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। ये दोनों स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब है ग्रामीण और क्षेत्रीय, यहाँ पर जो डिफरेंस किया है पोषण का जो डिफरेंस किया है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किया है। क्या होता है, जो ग्रामीण में लोग रहते हैं वो वहाँ पर काम ज़्यादा करते हैं गाँव में, और उनको कैलोरी यानी कि प्रोटीन
कम मिलती है, कैलोरी कम मिलती है या आहार कम मिलता है गाँव में। लेकिन जो शहर में होते हैं लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, वहाँ पर उनको फिजिकल काम करता पड़ता है, लेकिन कैलोरी ज़्यादा मिलती है। तो यही डिफरेंस है पोषण के आधार पर। ठीक है, तो गाँव में जो पोषण संबंधी निर्धारित तत्व होते हैं इनका भी हमारे शरीर पर पड़ता है। भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना ही कैलोरी चाहिए। ठीक है, लेकिन गाँव में क्या होता है, अभी गाँव में गरीबी ज़्यादा होती है, लोग मजदूर जो होते हैं लेबर वगैरह के, वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो कैलोरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, संतुलित पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, इसलिए वो बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन यही बात करेंगे अगर हम शहर में, तो शहर में जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे व्यवहार एवं जीवन शैली में बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। व्यवहार एवं जीवन शैली निर्धारक में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में माना जाता है कि हम अपने परिवेश में क्या और कैसे व्यवहार करते हैं तथा हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन शैली कैसी है। ये सभी हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि हमारी जीवन शैली कैसी है। ठीक है, हमारी जीवन शैली कैसी है, हम क्या करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे रहन सहन है। जीवन शैली कहने का मतलब ये है कि हमारा रहन सहन कैसा है, कैसे हम क्या करते हैं, ये हमारा जीवन शैली होती है। जैसे दैनिक दिनचर्या क्या होती है, हम सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, यही सब चलता है ना। तो जो हमारी जीवन शैली है उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे आमतौर पर माता पिता, सहकर्मी, समूह, मित्रों, स्कूल और मीडिया के बातचीत के माध्यम से जीवन शैली अर्जित की जाती है। ठीक है, एक स्वास्थ्य जीवन शैली के अंतर्गत सुबह की नियमित सैर, मैंने बता दिया कि आप सुबह क्या उठते हैं। अगर आपके दिनचर्या में जीवन शैली में क्या शामिल है, सैर, योग, व्यायाम, पर्याप्त नींद, स्वच्छता, रख रखाव, योग, व्यायाम, ये सब शामिल होते हैं। स्वच्छता का रख रखाव इत्यादि कार्य स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वही दूसरी ओर देर से जगना, धूम्रपान, मादक पदार्थों का प्रयोग इत्यादि हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो भी मादक पदार्थ लेते हैं उनका हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, चाहे मदिरापान हो, धूम्रपान हो, पीटी, सिगरेट, गुटखा वगैरह जो भी आता है, ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता भी है। उस पर लिखा होता है तम्बाकू खाने से कैंसर होता था, लेकिन तब भी खाते हैं लोग, खाते हैं क्या चबाते हैं पता नहीं। नेक्स्ट हमारा है एक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में आवश्यक व्यवहारिक गुण एवं कौशल, इसको आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में आवश्यक व्यवहारिक गुण एवं कौशल, इसकी क्वालिटी और स्किल क्या होनी चाहिए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक भावी स्वास्थ्यकर्ता महिला के रूप में निम्नलिखित व्यवहारिक गुण एवं कौशल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, देखते हैं। एक स्वास्थ्यकर्ता को अनुशासन में अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमारी एनम या स्टाफनर समझ लीजिए, अपने ऊपर इस पॉइंट को रखिएगा कि एक जो हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोई भी हो सकती है, एएनएम, स्टाफ नर्स, जो स्वास्थ्य की बात करे वही हमारा कार्यकर्ता होता है। जैसे क्या होते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता है, वो राजनीति की बात करता है, उसे हम कार्यकर्ता घोषित कर देते हैं। तो कोई भी हमारा स्वास्थ्य की बात करता है वो कार्यकर्ता हो जाता है स्वास्थ्य का। ठीक, समझ लीजिए अपनी भाषा में। नेक्स्ट हमारा है कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। अपने सभी साथियों के साथ प्रेम व्यवहार का संबंध रखना चाहिए, बिल्कुल ये भी बात सही है। हमारे क्या होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, गुण होना चाहिए, एक प्रकार की क्या अच्छाई होनी चाहिए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में, उसी की बात बताई जा रही है। कार्य करने की तकनीकी के साथ साथ नई तकनीक से कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल बात सही। इसीलिए जो यूपी एनएचएम का एग्जाम है उसमें 5 नंबर का कंप्यूटर इसीलिए रखा गया है। क्या बोला, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए 5 नंबर का, समझ लीजिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर का। नेक्स्ट है रोगी के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए तथा वार्ड में बुद्धिपूर्वकता कार्य करना चाहिए। मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। सभी को स्वच्छता का व्यवहार करना चाहिए, ये भी बात सही है। कार्य करते समय सामग्री, ऊर्जा, समय का ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए, यानी कि ये सभी चीज़ें एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अंदर होनी चाहिए। रोगी का विश्वास प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। सभी के साथ व्यवहार कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए, धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए तथा कार्य करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भैया कोई भी काम हो जल्दबाजी नहीं करनी, ये सब आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सभी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, सभी के साथ विनम्र एवं सोशल व्यवहार करना चाहिए। ठीक, ये हमारे क्या होती कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब देखेंगे हम पर्यावरण संबंधी निर्धारक तत्व क्या होते हैं। पर्यावरण आंतरिक हो या बाहरी हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और आंतरिक पर्यावरण हमारे शरीर जिससे अंतर्गत से कोश के ऊतक, अंगों के हार्मोन्स, रसायनों का प्रयोग, ये हमारे क्या होते हैं, इससे हमारे एक पर्यावरण क्या होते हैं, एक हो गए आंतरिक, एक हो गए बाह्य। आंतरिक में क्या होते हैं, हमारे से एंजाइम हो गए, ठीक है, हार्मोन्स हो गए, कोई भी हमारी अगर कोई ग्रंथि है वो कौन सा एंजाइम श्रावण करती है, ये सब हमारे आंतरिक होते हैं। बाह्य क्या होता है, जैसे हमारे जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, परिवार कैसा है, मित्र कैसे हैं,
कल्चर कैसा है, समाज में स्थिति कैसी है, ये हमारी बाह्य पर्यावरण होते हैं। और वहाँ पर जैसे कोई जल की उपलब्धता है वो गंदा है, दूषित है, वायु कैसी है, ये सब हमारे बाह्य होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बाहरी पर्यावरण की बात करें, जैसे परिवार, मित्र, पड़ोस, समाज, हवा, जल, सफाई, प्रदूषण, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बाहरी होते हैं। मैंने अंदर बता दिया कि हमारे अंदर जो हमारे अंदर होते हैं सारी एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गए, जो हमारे ग्रंथि जो प्रकार का श्रवण करती हैं हार्मोन, वो हो गए। लेकिन बाहरी में क्या हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, ठीक है, पड़ोस हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, कल्चर हो गया, पर्यावरण, ये सब सारी चीज़ें हमारी बाहर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जल, ध्वनि, वायु प्रदूषण, यानी कि कुछ ऐसे जो तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम गंदा पानी पी लेंगे, गंदा जल पी लेंगे तो हमको हैजा हो जाएगा, ठीक है। हैजा क्या होता है, इसमें आपको पानी शरीर में कमी हो जाती है, नजलीकरण हो जाता है, और आपकी क्या होता है, आपका शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और आपका अगर ज़्यादा शरीर में पानी की कमी हो जाए तो आपकी मौत हो सकती है। ये हमारा हैजा होता है। तो शहरी समुदायों को अधिकांशतः पर्यावरण क्षण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण समुदायों को स्वच्छता, कीटनाशक दवाओं एवं कृषि संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये हमारे ग्रामीण की बात की गई है, ठीक है। शहर में क्या होता है, वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है भाई। शहर में इंडस्ट्री लगी होती हैं, गाड़ी चल रही हैं तो भी वहाँ धुआं निकलता है। तो शहर में ज़्यादातर आपको व्हीकल नज़र आते हैं, गांव में कम वाहन चलते हैं, लेकिन शहर में ज़्यादा वाहन चलते हैं, और वहाँ पर इंडस्ट्री भी शहर में लगी होती है, इसलिए वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। साथ ही साथ वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा हो, शहर में चिल्ल पों ज़्यादा होता है भाई, लेकिन गाँव में कम होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री या कार, बस वगैरह नहीं चलती हैं, ठीक है। और बात करेंगे, अब देखो ग्रामीण में अंतर क्या हो गया, ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता, कीटनाशक दवाओं और कृषि संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि गांव में क्या होता है, लोग खेती करते हैं और वहाँ पर कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, वो हमारे शरीर को यानी कि स्वास्थ्य को साइड इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। पर्यावरण संबंधी अधिकांश नुकसानदेह कारक हमारे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, कि सब प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जल, ध्वनि और प्रदूषण और वायु प्रदूषण, सभी को पता है। अब देखेंगे जल प्रदूषण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, जल में ठोस अपशिष्ट, कीटनाशक, रसायन, मल आदि घुल जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। दूषित जल स्वास्थ्य के प्रति बहुत हानिकारक होता है, इससे डायरिया, टाइफाइड, पोलियो जैसे रोग हो जाते हैं, ये मैंने बता ही दिया अभी। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण, जब ध्वनि की इतनी उच्च तीव्रता हो कि उससे सुनने में अरुचिकर हो, वह असहनीय हो जाए, तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, अंधेरा, रक्तचाप जैसे मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी तेज डीजे बजता है भाई शादी बारात में कि दिल क्या बताए, हार्ट अटैक आ जाए, इतनी तेज बजता है। तो क्या होता है, वो धुन हमको अरुचिकर लग रही है, यानी कि हमको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अरुचिकर है, तो वो क्या होगा, धुन प्रदूषण कहलाती है। अगर भाई हमको सुनने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, तो हम थोड़ा थोड़ा सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। अगर वो हमको पसंद नहीं होता है तो अरुचिकर होता है, ठीक है, अरुचिकर होता है, तो ये हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वायु प्रदूषण की, इसमें क्या होता है, एयर पोल्यूशन, जब स्वच्छ वायु में विभिन्न प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, सीसा आदि मिल जाते हैं तो वह वायु प्रदूषण कहलाती है। अस्थमा, लंग कैंसर, दिल का दौरा, तीव्र श्वसन संक्रमण, COPD, कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसको आप याद रखिएगा इत्यादि। वायु मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं यूपी NHM का आपको एग्जाम पढ़ा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल एक भैया अच्छा सा रजिस्टर ले लीजिए, कम से कम 200-300 पेज का, और उसमें आप लिख लीजिए, आप एक पेज लिखिए फुल फॉर्म। जैसे यहाँ पर COPD का फुल फॉर्म आ गया, तो आप लिख लीजिए कि COPD का फुल फॉर्म कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है। तो ऐसे जब लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म, तो आप एक पेज पे लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यूपी NHM का जो एग्जाम होता है वहाँ पर कहीं कहीं फुल फॉर्म पूछ लेता है डाउट कि फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। तो आपसे गुजारिश है ये कि आप एक पेज पर कहीं फुल फॉर्म लिख लीजिए। जब एक पेज पे लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, और चीज़ों को आपको देखना, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे कभी कभी पूछा जाता है कि हमारा नर्स दिवस कब मनाया जाता है, वो 12 मई को मनाया जाता है। तो आप एक पेज पर दिवस लिख लीजिए कि हाँ, एक दिवस पेज पर हम दिवस लिख लेंगे, जो भी दिवस बीच में कहीं पड़ता है तो आप उसको वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। देखना 2 महीने में इतना आप ट्रेंड हो जाओगे कि आपका एग्ज़ाम ऐसे ही चुटकी में निकल जाएगा, देख लेना, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो जो भी आपको लगता है कि इसको अलग लिखना चाहिए, जो जैसे कोई योजना आ जाती है, जैसे हमारी योजना हो गई जननी सुरक्षा योजना, तो आप लिख लीजिए योजना सारी एक पेज पे लिखिए, दिवस सारे एक पेज पे लिखिए, शॉर्ट फॉर्म तो एक सारे एक पेज पे लिखिए, जो हमारे रोग होते हैं एक पेज पे लिखिए, सारे ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक पेज लिखने का मतलब है कि आप एक पेज लिखिए, फिर 3-4 पेज छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट पेज लिखिए, इस तरह, ठीक, कॉपी को आप डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, और जिन लोगों को PDF चाहिए तो मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ा सकते हैं। और मैं बता दूं, मैं यूपी NHM का सारा सिलेबस लगभग
स्टार्ट करने वाला हूँ, जो ख़त्म हो जाएगा 2 महीने में। देखना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी 2 महीने के अंदर हो जाएगा, फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होने के चांस लगते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो होता है बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट सा वीडियो, और इस चैप्टर के हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको मेरे वीडियो के वहाँ पर चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने 4 लेक्चर भी कर लिया है 100 क्वेश्चन के, जैसे आपके एग्ज़ाम में आना है, तो उसको भी अटेंड कर लेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।